हाय स्टूडेंट्स, आई एम सी अंगद अग्निहोत्री। हमने स्टार्ट किया हुआ है जीएसटी चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू जीएसटी खत्म हो चुका है। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 जो कि पूरे जीएसटी का बेस है। ये चैप्टर अगर आपने अच्छे से कर लिया तो पूरा जीएसटी आपके यहां नहीं दिल में बैठा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। पर अगर ये चैप्टर आपने अच्छे से नहीं किया तो पूरे कोर्स में आपको थोड़े डाउट्स या कुछ होता रहेगा। ठीक है, अच्छा, इस पे चलने से पहले सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को बंद कर देना। अभी सबसे पहले क्या करना है, YouTube खोलो, वहां सर्च करो मेरा ये चैनल सिंप्लीफाइड टैक्सेशन CA CMA CS क्लासेस। ठीक है, इसके बाद आप जाओगे इनकी वीडियोस पे, क्योंकि अगर आप वीडियोस में जाओगे तो आपको दिखेंगे कुछ रिवीजन चैप्टर्स, जैसे कि है ये CA CMA इंटर GST रिवीजन लेक्चर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू जीएसटी। जो चैप्टर हमने अभी पढ़ा है ना पूरा फुल 3 क्लासेस तक इंट्रोडक्शन टू जीएसटी, ये उसका रिवीजन है। इंट्रोडक्शन टू जीएसटी लेक्चर नंबर 1 का रिवीजन, ये रिवीजन आप सबसे पहले करो, क्योंकि एक तो आपको चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, साथ ही साथ उसमें एक अमेंडमेंट भी है जो इस रिवीजन लेक्चर में इंक्लूडेड है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। तो सबसे पहले आप ये रिवीजन लेक्चर देखो यूट्यूब पे जाके, उसके बाद जब हो जाए वो रिवीजन लेक्चर, फिर एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करो। नहीं करे ना अभी तक, जो क्लासेस का लिंक आपको दिया था, गूगल ड्राइव का लिंक, वहां पे नोट्स के साथ साथ एमसीक्यू क्वेश्चंस भी हैं, वो भी सॉल्व करो। और जब वो सॉल्व हो जाए उसके बाद ही ये वाली आज की क्लास चैप्टर नंबर 2 सप्लाई की पहली क्लास देखना, वरना फ्लो नहीं बनेगा। मैं फिर बता दूं, डायरेक्ट टैक्स में क्या था, हर चैप्टर अलग था, पर जीएसटी में क्या है, हर चैप्टर पुराने से लिंक्ड है। जो फर्स्ट चैप्टर में पॉइंट्स थे वो सेकंड थर्ड फोर्थ हर चैप्टर में लिंक होंगे। तो अगर आपने एक बार फ्लो तोड़ा कि चलो ये चैप्टर नहीं हुआ, समझ नहीं आया, आगे बढ़ जाता हूं, नहीं, आगे भी समझ नहीं आएगा। तो यहां पे वीडियो को बंद करो, यूट्यूब पे जाओ, चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू जीएसटी का रिवीजन देखो, जाके रिवीजन हो जाए फिर एमसीक्यू सॉल्व करो, उसके बाद ही सप्लाई पे जाना। ये गलती मत करना कि मैं सिलेबस कंप्लीट कर लूं फिर रिवीजन करूंगा, नहीं, ऐसे जीएसटी नहीं होगा। जिस तरह से मैं बता रहा हूं वैसे जीएसटी करोगे तो 75 प्लस मार्क्स गारंटी आपके आ जाएंगे। ठीक है, चलो, अब मैं उम्मीद करता हूं आपने रिवीजन देख लिया होगा यूट्यूब पे जाके, नहीं देखा तो देख लो। और अब मैं स्टार्ट करने वाला हूं चैप्टर नंबर 2 सप्लाई। ओके, इसको करने से पहले चैप्टर नंबर 1 कुछ क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे। याद है वैट, पहले वैट लगा करता था। वैट कब लगता था सर, जब गुड्स सेल करते थे तो वैट लगता था, बिल्कुल। एक्साइज ड्यूटी कब लगती थी सर, जब किसी गुड्स को मैन्युफैक्चर करते थे तो लगती थी, ठीक है। सर्विस टैक्स कब लगता था सर, जब सर्विसेज देते थे किसी को, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज होता था तो सर्विस टैक्स लगता था। याद आ रहा है, अगर रिवीजन लेक्चर देख लिया होगा तो याद आ रहा होगा, वरना याद नहीं आ रहा होगा, देख लो। ऐसे ही बताओ, इनकम टैक्स कब लगता है सर, इनकम टैक्स जब किसी की टैक्सेबल इनकम होती है तो लग जाता है इनकम टैक्स। सर क्या बताना चाह रहे हो, मैं ये बताना चाह रहा हूं, कोई भी टैक्स, वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, इनकम टैक्स, कोई भी टैक्स अगर किसी पे लगता है ना, तो उस लगने को पता है क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं टैक्सेबल इवेंट। क्या बोलते हैं, टैक्सेबल इवेंट। यानी अगर कोई टैक्सेबल इवेंट अगर होगा तो तभी उसके ऊपर टैक्स आएगा। जैसे इनकम टैक्स का टैक्सेबल इवेंट क्या है, टैक्सेबल इनकम को अर्न करना। वैट का टैक्सेबल इवेंट क्या था, गुड्स की सेल होना। सर्विस टैक्स का टैक्सेबल इवेंट क्या था, सर्विस देना। एक्साइज ड्यूटी का टैक्सेबल इवेंट क्या था, मैन्युफैक्चर करना। यानी कोई भी टैक्स अगर आपके ऊपर लगेगा तो क्या जरूरी है, टैक्सेबल इवेंट होना, और जैसे ही टैक्सेबल इवेंट होगा टैक्स लग जाएगा। ऐसे ही जीएसटी का टैक्सेबल इवेंट पता है क्या है, वो है सप्लाई। क्या है, सप्लाई। अगर मैं बोलूंगा सप्लाई हो गई तो जीएसटी भी दौड़ा दौड़ा आ जाएगा, क्योंकि जैसे ही टैक्सेबल इवेंट हुआ सप्लाई, क्या आएगा, जीएसटी। ओके, एमसीक्यू बनता है, व्हाट इज द टैक्सेबल इवेंट इन जीएसटी, क्या टिक करके आओगे, सप्लाई। ओके, एक मिनट रुको प्लीज, मैंने नोट्स गलत एंड पे खोल दिए हैं। सप्लाई,
ठीक है, चलो देखो। हाँ, आपको बात बताऊं, इनकम टैक्स में बहुत सारे सेक्शंस थे, मैं याद कराता था। जीएसटी में ना सेक्शन बहुत कम है। जैसे ये पूरा चैप्टर, सप्लाई का पूरा चैप्टर एक ही सेक्शन है। कौन सा? सेक्शन नंबर 7। बस इतने कम सेक्शन है जीएसटी में, तो याद अपने आप हो जाएंगे, पर मैं कराऊंगा भी साथ साथ। ठीक है, तो अभी तक मैंने एक चीज बताई, जीएसटी का टैक्सेबल इवेंट क्या है? सप्लाई। सर सप्लाई होता क्या है, की होता है सप्लाई से, है तो दसो। बताता हूं ना, पूरा चैप्टर वही है, आराम से बताऊंगा, क्योंकि इस चैप्टर को मैं बहुत आराम से कराता हूं। रीजन क्या है? ये पूरे जीएसटी का बेस है। बेस स्ट्रांग हो गया तो बिल्डिंग भी स्ट्रांग बनती है। सुना है ना, फाउंडेशन स्ट्रांग बन जाए तो पूरा बिल्डिंग स्ट्रांग बनती है। ऐसे जीएसटी का बेस क्या है? सप्लाई। देखो सेक्शन नंबर क्या सप्लाई का? 7। ओके सर, 7 सबसेक्शन 1 पे लेके जा रहा हूं। 7 सबसेक्शन 1 पे लेके जा रहा हूं, जो कहता है सप्लाई इंक्लूड्स। सप्लाई क्या होता है? जैसे ही मैंने पूछा जीएसटी से, भाई साहब जीएसटी जी व्हाट इज सप्लाई, उसने बोला सेक्शन 7 पे जाओ। सेक्शन 7 जैसे ही खोला, 7 सबसेक्शन 1 दिख गया। उसने बोला सप्लाई इंक्लूड्स। मैंने कहा भाई सप्लाई मीनिंग तो बता, तो उसने इंक्लूड पे ले जा रहा है। तो डेफिनेशन ने बोला मीनिंग नहीं, इंक्लूड से बोलते हैं हम तो। मैंने कहा अच्छा ओके जी बताओ। और सर ये सीजीएसटी एक्ट क्या होता है? सीजीएसटी का मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट। ऐसे एक एसजीएसटी एक्ट भी होता है, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट। एक यूटीजीएसटी भी होता है, यूनियन टेरिटरी वाला। एक आईजीएसटी भी होता है। हमें सीजीएसटी पढ़ना है सर? हाँ, हमारे कोर्स में सीजीएसटी एक्ट है। और जैसे सीजीएसटी एक्ट है ना, जो सेंट्रल लेवल पे लगता है, सेम डिट्टो सेम एसजीएसटी एक्ट भी है, बस जहां सीजीएसटी वर्ड यूज है वहां एसजीएसटी रिप्लेस कर दिया। सेम यूटीजीएसटी एक्ट भी है, जहां सीजी वर्ड यूज है वहां यूटी वर्ड यूज कर दिया। हम पढ़ेंगे एक सीजीएसटी एक्ट, पर हमारे सारे एक्ट रिवाइज होते जाए, मतलब हम पढ़ते जाएंगे, क्योंकि सेम एक्ट है हर जगह। जो चीज सीजी ने बोली है वही चीज एसजी ने बोली है, बस जहां जहां सीजीएसटी लिखा होता था वहां वहां एसजीएसटी या यूटीजीएसटी लिखा होता होगा। ठीक है सर। तो सर सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 से हमने पूछा व्हाट इज सप्लाई, उसने बोला सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई। मैंने कहा वाह, सप्लाई पूछ रहा हूं, डेफिनेशन कह रही है ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई। अरे सप्लाई तो बताओ, मीनिंग है ही नहीं, इंक्लूड्स है। मैंने कहा ओके पहले पढ़ लेते हैं, क्या पता मीनिंग समझ आ जाए। कह रहा ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई। किसकी सप्लाई? गुड्स की हो, सर्विस की हो, या दोनों की साथ में हो। मैंने कहा मतलब तुम गुड्स की सप्लाई करो, सर्विस की सप्लाई करो, दोनों मिला के सप्लाई करो, हम सबको सप्लाई मानेंगे। मैंने कहा सप्लाई होता क्या है ये तो बता दो। उन्होंने बोला देखो, वैट में क्या था टैक्सेबल इवेंट? सेल। एक्साइज में क्या था? मैन्युफैक्चर। सर्विस टैक्स में क्या था? सर्विस का प्रोविजन। यहां देखो क्या बोला, सेल बोलो वो भी सप्लाई, ट्रांसफर किया बोलो वो भी सप्लाई, बार्टर किया बोलो वो भी सप्लाई, एक्सचेंज किया सप्लाई, लाइसेंस बना के दिया सप्लाई, रेंटल बना के दिया, रेंट पे दिया सप्लाई, लीज पे दिया सप्लाई, डिस्पोज ऑफ करा, राइट ऑफ किया सप्लाई। अरे कुछ भी करो यार, कुछ भी। अगर कोई भी गुड्स या सर्विस एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास गई, उसे सप्लाई का नाम दे दिया। अब तुम सेल बोल के दो, तुम एक्सचेंज बोल के दो, तुम बार्टर बोल के दो, तुम ट्रांसफर बोल के दो, तुम लीज बोल के दो, तुम रेंट बोल के दो, तुम डिस्पोज ऑफ करके बोलो, राइट ऑफ करके बोलो, हम सप्लाई मान लेंगे। यानी कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी गुड्स या सर्विस एक पर्सन से दूसरे के पास जैसे ही गया ना, किसी भी नाम से गया हो, सेल, डिस्पोज, ट्रांसफर, लीज, रेंटल, लाइसेंस, कुछ भी बोल के गया हो, इस ट्रांजैक्शन को क्या नाम बोल देंगे? सप्लाई। और इस सप्लाई अगर बोल दिया तो क्या लग जाएगा? जीएसटी। ओ हो, तभी इंक्लूड्स बोला है, मीनिंग नहीं बोला। हाँ सब कुछ तो इंक्लूड कर दिया। अच्छा जी ओके सर, आगे बताओ। मेड और टू बी मेड, मतलब ट्रांजैक्शन हो गई, पेन यहां से वहां चला गया, लैपटॉप यहां से वहां चला गया, मैंने क्लासेस दे दी, या फिर खाली अग्रीमेंट बना है। क्या बना है? अग्रीमेंट, कि मैं पेन तुमको बेचूंगा, मैं लैपटॉप तुमको सेल करूंगा, मैं आपको क्लासेस दूंगा। अगर अग्रीमेंट भी हुआ है तो अग्रीमेंट के टाइम पे ही जीएसटी आ जाएगा। सर क्या एक्ट बनाया है, सब कुछ तो डाल दिया। हां खत्म नहीं हुई डेफिनेशन, आगे अब ध्यान से। फॉर अ कंसीडरेशन, फॉर अ
कंसीडरेशन, यानी जीएसटी तभी आएगा जब इसमें से कुछ भी होगा, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, लीज, एक्सचेंज, राइटर, रेंटल, डिस्पोजल, जो भी होगा, बदले में पैसा, कंसीडरेशन आएगा, तो ही इस ट्रांजैक्शन पे जीएसटी आएगा। मतलब अगर मैंने आपको पेन दिया, बदले में कुछ लिया, तो ही इस ट्रांजैक्शन पे जीएसटी आएगा। मैंने आपको लैपटॉप दिया, बदले में कुछ आपसे लिया, तो ही बदले इस पे जीएसटी आएगा। मैंने आपको क्लासेस देने की सर्विस दी, बदले में आपसे कुछ लिया, तो ही इस पे जीएसटी आएगा। यानी कि सेल हो, ट्रांसफर हो, बार्टर हो, लीज हो, लाइसेंस हो, एक्सचेंज हो, कुछ भी हो, अगर बदले में कंसीडरेशन आएगा तो ही इस पे जीएसटी आएगा। मुझे पता है डाउट्स आ रहे होंगे, सर फ्री में दिया तो क्या होगा? सब पे आऊंगा, तो स्टार्टिंग की है यार, जितना करा रहा हूं उतना सुनो, डाउट्स अपने आप सॉल्व होते जाएंगे। अभी जितना कराए उतना, प्लीज माइंड को दौड़ाना मत, खास तौर से देवव्रत और मिस्टर देव, तुम लोग माइंड दौड़ाते हो, सर वो होगा तो क्या, सर वो होगा तो क्या। जब होगा तो बताऊंगा, अभी जितना बता रहा हूं उतना, ठीक है? अभी तक क्या बताया? सप्लाई क्या होता है? ऑल फॉर्म्स ऑफ गुड्स हो, सर्विस हो, दोनों हो। अब किस फॉर्म में हो? सेल बोलो, एक्सचेंज बोलो, बार्टर बोलो, लीज बोलो, लाइसेंस बोलो, रेंटल बोलो, डिस्पोजल बोलो, राइट ऑफ बोलो, कुछ भी बोलो, पर क्या जरूरी है बदले में? कंसीडरेशन। ओके, खत्म नहीं हुई डेफिनेशन। इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इसमें एक वर्ड याद रखो, क्या? बिजनेस, बिजनेस, बिजनेस। यानी कि जो पैसा, जो रोकड़ा आएगा ना, वो तभी माना जाएगा अगर कोई बिजनेस चला रहे हो तो। सर ये समझ नहीं आया पॉइंट, मैं समझाता हूं। मुझे ये पेन खरीदना था, मैं शॉपकीपर के पास गया, मैंने बोला शॉपकीपर भाई साहब ये पेन मुझे दे दो। उसने बोला 100 रुपए का है। मैंने कहा ये पकड़ो 100 रुपए। और जैसे जैसे मैंने उससे पेन लिया, क्या इस ट्रांजैक्शन को सेल बोला जाएगा? बिल्कुल, पैसे दे के आप पेन ले रहे हो। क्या फ्री में लिया? नहीं, 100 रुपीज का कंसीडरेशन दिया। क्या पेन गुड्स है? हाँ। अब देखो कितने टिक हो रहे हैं, गुड्स यस, सेल यस, कंसीडरेशन यस। क्या टैक्स वैल्यूएंट बन गया? सप्लाई हाँ। जीएसटी आएगा हाँ। क्यों? शॉपकीपर है ना, बिजनेस चला रहा है अपना। सारे टिक टिक हो गए, गुड्स टिक, कंसीडरेशन टिक, सेल टिक, बिजनेस टिक, तो इस ट्रांजैक्शन में जीएसटी आएगा? आएगा। आगे सुनो, मैं अपने घर गया, मैं पेन से काम करने ही वाला था, मेरी वाइफ आ गई, बोला ओए पेन मुझे दे, मुझे भी काम कर रहा है। मैंने कहा मैं लेके आया हूं, तो दोबारा एक और पेन लेके आ। मुझे नहीं मतलब, मुझसे मेरा पेन लिया और काम करने लग गए। पेन गुड्स था, ट्रांसफर हुआ हस्बैंड से वाइफ के पास, पेन ट्रांसफर हुआ, ट्रांजैक्शन हुई, क्या जीएसटी आएगा? नो सर। क्यों? वाइफ ने कंसीडरेशन कहा दिया। अच्छा हाँ, सारे टिक होंगे तो ही सप्लाई तो मानेंगे, एक भी टिक नहीं हुआ तो सप्लाई नहीं आएगी। जैसे कि जब पेन खरीदने गया था शॉपकीपर के पास, गुड्स है टिक, अगला टिक, क्या वो बिजनेस चला रहा है? हाँ टिक। मैंने कंसीडरेशन दिया हाँ टिक, सेल हुई हाँ टिक, सारे टिक, सप्लाई यस, जीएसटी यस। वाइफ के टाइम पे क्या हुआ? पेन गया, गुड्स यस, कंसीडरेशन आया नो, एक भी टिक बाहर हो गया, जीएसटी नहीं आएगा। समझ आया? हाँ। एक और एग्जांपल सुनो, मिस्टर देव, हमारे सबसे शानदार स्टूडेंट देव द मीमर, मीम्स बनाते बनाते थक गए, सोचा मैं डायग्राम बनाऊंगा। वो मार्केट में पेन लेने के लिए गए, पेन लेके आए 100 रुपए का। क्या उस पर जीएसटी आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि पेन लेने के लिए शॉपकीपर से लोगे तो जीएसटी आएगा ही आएगा। जैसे ही पेन लेते लेते घर जा रहे थे, रास्ते में उनकी वर्चुअल गर्लफ्रेंड, रियल तो पॉसिबल ही नहीं है, एग्जिस्टेंस में नहीं है, वो तो काल्पनिक गर्लफ्रेंड इसकी, वो मिल गई। चल मान लो सच में कोई गर्लफ्रेंड मिल गई, गर्लफ्रेंड बन गई, रास्ते मिल गई। देव तुम पेन लेके आए हो, मुझे होमवर्क करना था, पेन दे दो ना प्लीज। देव ने सोचा यार पेन दूंगा तो पॉकेट मनी खत्म हो जाएगी, बोला यार फ्री में नहीं दे सकता पेन। गर्लफ्रेंड ने बोला अच्छा। गर्लफ्रेंड ने 100 का नोट निकाला, मुंह पे मारा, ले देव पकड़ तेरे 100 रुपए, पकड़, पेन लेके चली गई। अब बताओ, गर्लफ्रेंड ने 100 का नोट देव के मुंह पे मारा है, क्या इस पे जीएसटी आएगा? सर आना तो चाहिए, नहीं आएगा। देव क्या बिजनेस चला रहा है? नहीं, बिजनेस तो शॉपकीपर चला रहा था। देव तो अपने पर्सनल काम के लिए पेन लेके आ रहा था, उससे किसी ने पेन खरीद लिया, इस पे जीएसटी नको, नो जीएसटी, क्योंकि बिजनेस वाला टिक नहीं हुआ। समझ आई बात? हर टिक होगा तो ही जीएसटी आएगा। सारे टिक मतलब गुड्स या सर्विस होना चाहिए, सेल, एक्सचेंज, बार्टर में से कुछ होना चाहिए,
कंसिडरेशन जाना चाहिए और बिजनेस भी होना चाहिए। मेरे वाले केस में, वाइफ वाले केस में क्या था, कंसिडरेशन ही नहीं था। इस वाले केस में क्या है, बिजनेस ही नहीं है। सारे टिक जब तक नहीं होंगे जीएसटी नहीं आएगा। इतना समझ आया? तो अगर मैं आपसे बोलूं सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए, इसके अकॉर्डिंग सप्लाई कब बोला जाएगा? तो आप बोलोगे तब बोला जाएगा जब गुड्स या सर्विसेज हो, सेल हो, बार्टर हो, एक्सचेंज हो, लाइसेंस हो, रीज हो, रेंटल हो, डिस्पोजल हो, या तो सच में हो गया हो या अग्रीमेंट हुआ हो, कंसिडरेशन हुआ हो और बिजनेस के लिए हुआ हो, सारे टिक होंगे तो 7(1)(a) 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए के अकॉर्डिंग सप्लाई माना जाएगा। इतना क्लियर हुआ? ओके। गुड्स क्या होता है, सर्विस क्या होता है, कंसिडरेशन कैश में होता है, काइंड भी होता है, व्हाट इज बिजनेस, सब बताऊंगा। अभी तो खाली ओवरव्यू दे रहा हूं। इतना समझ आया? हाँ, इतना समझ आ गया सर। आगे चलते हैं। अब चलते हैं क्लॉज बी के ऊपर। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी। क्लॉज बी क्या बोलता है, सुनो। मैंने सर्विस इंपोर्ट करी, मैंने सर्विस इंपोर्ट करी, मैंने सर्विस इंपोर्ट करी। गुड्स की बात ही नहीं हो रही है। पता है क्यों? बाहर से गुड्स को इंपोर्ट करोगे ना तो कस्टम ड्यूटी लगेगा। मैं तो सर्विस की बात कर रहा हूं क्योंकि इंपोर्ट ऑफ सर्विस के ऊपर जीएसटी है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स के ऊपर कस्टम ड्यूटी है। तो सप्लाई में इंपोर्ट ऑफ गुड्स आता ही नहीं है। क्या आता है? इंपोर्ट ऑफ सर्विस। ओके सर, सर्विस कैसे इंपोर्ट करते हैं? नेटफ्लिक्स देखते हो? हाँ सर, अगर पेमेंट करी, यूएसए से आया आपका नेटफ्लिक्स, यूएसए वाले सर्विस दे रहे हैं नेटफ्लिक्स की, आप यहां बैठे बैठे नेटफ्लिक्स एंजॉय कर रहे हो, पेमेंट करके सर्विस तो इंपोर्ट कर रहे हो। सर हमने जीएसटी पे किया है कभी? बताऊंगा, इसमें भी डीप पे बताऊंगा, पर अभी बताया मैंने ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, इस पे भी जीएसटी आना चाहिए था क्योंकि सप्लाई बन रहा है। हो सकता है कल को जाके एग्जेम्पशन दिख जाए हमको या नेगेटिव लिस्ट दिख जाए, वो तब बताऊंगा। अभी बता रहा हूं, कोई भी सर्विस इंपोर्ट करोगे उस पे जीएसटी आना चाहिए क्योंकि वो सप्लाई बन रहा है। ठीक है सर, आगे क्या बोला? फॉर अ कंसिडरेशन, यानी अगर मैंने सर्विस इंपोर्ट करी तो बदले में कंसिडरेशन जरूरी है। फ्री में सर्विस ली होगी तो जीएसटी नहीं आएगा। ओके सर, ये क्या है? वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। सर यह बिजनेस जरूरी नहीं है। नहीं, यानी अगर मैं नेटफ्लिक्स खरीदता हूं, सब्सक्रिप्शन लेता हूं और पेमेंट करता हूं बाहर, क्या मैंने सर्विस इंपोर्ट करी नेटफ्लिक्स की? हाँ। क्या मैंने पेमेंट करी, कंसिडरेशन गया? हाँ। क्या मेरा बिजनेस होना जरूरी है? ना। पर्सनल यूज पे भी सप्लाई माना जाएगा? हाँ। ओ, यानी सर 7(1)(a) कहता था कि बिजनेस जरूरी है तो सप्लाई बनेगा। 7(1)(b) कहता है अगर सर्विस इंपोर्ट करते हो, बदले में कंसिडरेशन देते हो, तो आपका बिजनेस हो या पर्सनल यूज हो, दोनों में माना जाएगा सप्लाई। हाँ, अच्छा जी, सब याद करना पड़ेगा सर? हाँ। सर आप कराओगे? नहीं, अपने आप हो जाएगा? हाँ। अच्छा चलो आगे बताओ सर। 7(1)(c) पे चलते हैं। कह रहा कुछ एक्टिविटीज शेड्यूल नंबर 1 लिखेगा कोई, शेड्यूल 1 लिखा होगा कोई, देख लेंगे क्या होता है शेड्यूल 1। वहां पे कुछ एक्टिविटीज के नाम दिए हुए हैं। मैंने कहा अच्छा, अगर वो आपने एक्टिविटी करी जो शेड्यूल नंबर 1 में दी हुई है, कंसिडरेशन नहीं गया होगा ना, फ्री में गई होगी, तो भी सप्लाई मान लेंगे, डीम्ड सप्लाई। सर ऐसी कौन सी होती सर्विस? बताऊंगा शेड्यूल 1 जब पढ़ाऊंगा। मतलब सर 7 सेक्शन 7 ने कुछ भी नहीं छोड़ा। हाँ, 7(1) के अंदर 3 क्लॉज ए बी सी। ए ने क्या बोला? गुड्स दो या सर्विस दो या दोनों साथ में दो। क्यों दो? सेल करो, ट्रांसफर करो, बार्टर करो, एक्सचेंज करो, लीज करो, रेंटल करो, डिस्पोजल करो, राइट ऑफ, कुछ भी करो यार। एक बंदे से दूसरे बंदे के पास अगर कुछ भी गया, किसी भी फॉर्म में गया, बदले में कंसीडरेशन आया, अब वो कैश में आए या काइंड में आए, और ये बिजनेस होना जरूरी है, सारे टिक, तो 7(1)(a) के अकॉर्डिंग सप्लाई माना जाएगा। 7(1)(b) ने क्या बोला? आपने इंपोर्ट किया, बाहर से कुछ इंपोर्ट किया, बदले में कंसीडरेशन गया, अब चाहे पर्सनल यूज के लिए करो या बिजनेस यूज के लिए करो, इस ट्रांजैक्शन को सप्लाई मान लेंगे, जीएसटी आ जाएगा। 7(1)(c) ने क्या बोला? कुछ एक्टिविटीज शेड्यूल नंबर 1 में लिखी होंगी। मैंने कहा ठीक है, शेड्यूल नंबर 1 में जो जो एक्टिविटी लिखी है अगर वो फ्री में भी दोगे ना भाई, तो भी उनके ऊपर जीएसटी आएगा। मैंने कहा अच्छा सर कैसे?
जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा ना भाई, अभी बता रहा हूं आएगा। सर एक छोटा सा पॉइंट बता दो, मैंने कब बोला सर शेड्यूल नंबर 1 में, शेड्यूल नंबर 1 में अगर कोई ट्रांजैक्शन लिखी हुई है, मैंने कहा हां, और वो ट्रांजैक्शन हमने रोकड़ा देके कंसीडरेशन देके करी है तो क्या होगा? शेड्यूल नंबर 1 में कोई ट्रांजैक्शन है और मैंने वो कंसीडरेशन पे करके करी है तो सप्लाई बनेगा, बिल्कुल बनेगा, पर वो 7(1)(a) के अकॉर्डिंग बन जाएगा कि कंसीडरेशन चला गया तो ए के अंदर ही सप्लाई बन गया ना। गवर्नमेंट कहती थी ऐसी एक्टिविटी जो फ्री में कर रहे हो हम तो उसको भी सप्लाई मानना चाहते हैं, तभी तो शेड्यूल बनाया होगा। तो अगर ऐसी कोई एक्टिविटी जो शेड्यूल नंबर 1 में लिखी हुई है वो फ्री में करोगे तो 7(1)(c) के अकॉर्डिंग सप्लाई मानेंगे। वही एक्टिविटी शेड्यूल 1 में लिखी है जो पैसे दे के करोगे तो 7(1)(a) के अकॉर्डिंग सप्लाई मान लेंगे, क्योंकि कंसीडरेशन गया तो 7(1)(a) सप्लाई बना देगा, फ्री में दिया तो 7(1)(c) बना देगा। 7(1)(c) हर एक्टिविटी को फ्री में देने में सप्लाई नहीं बनाएगा, सिर्फ उन एक्टिविटीज को बनाएगा जो कहां लिखी है, शेड्यूल नंबर 1 में लिखी है। और इतना रिवाइज कराऊंगा इस आपको। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 के 3 क्लॉज जो बताते हैं सप्लाई के होवे से। 7(1)(a) ने क्या बोला? कोई भी ट्रांजैक्शन गुड्स की हो सर्विस की हो दोनों की मिला के हो, अब सेल बोलो, बार्टर बोलो, लीज बोलो, रेंटल बोलो, लीज डिस्पोजल बोलो, एक्सचेंज बोलो, लाइसेंस बोलो, कुछ भी बोलो भाई, पर क्या जरूरी है? कंसीडरेशन और बिजनेस। तो क्या बन जाएगा? 7(1)(a) के अकॉर्डिंग सप्लाई। 7(1)(b) ने क्या बोला? इंपोर्ट करो क्या सर्विस, बदले में क्या जाएगा? कंसीडरेशन। बिजनेस होना जरूरी है? नको, पर्सनल यूज होगा तो भी ट्रांजैक्शन सप्लाई माना जाएगा। 7(1)(c) ने क्या बोला? शेड्यूल 1 में अगर कोई एक्टिविटी लिखी है फ्री में क्यों ना कर रहे हो, 7(1)(c) के अकॉर्डिंग सप्लाई मान लेंगे। अब एक अच्छा एमसीक्यू बनता है, शेड्यूल 1 में कोई एक्टिविटी लिखी है पर वो फ्री में नहीं कर रहा, फॉर कंसीडरेशन कर रहा हूं तो सप्लाई बनेगा, हां, पर किसके अकॉर्डिंग? 7(1)(a) के अकॉर्डिंग। ओके, एग्जाम में ना इतना डीप में नहीं जाते, सप्लाई है या नहीं है वो पता होना चाहिए, पर मैं आपको याद करा के दूंगा सप्लाई तो है पर किस क्लॉज के अकॉर्डिंग है ये आपको पता होगा। आप लिख के आओ, एग्जामिनर पागल हो जाएगा, ना पता है बंदे को, इसे सेक्शन भी याद है, सब सेक्शन भी याद है, क्लॉज भी याद है, अरे कहां से पढ़ा है, मास्टर कौन से है तेरा, तब बताना। अंगद सर है हमारे मास्टर, ठीक है। चलो सुनो जल्दी, इतना याद हुआ? सेक्शन 7 के 3 क्लॉज, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 के 3 क्लॉज A, B, C। और रिवाइज करते हैं। 7(1)(a) ने क्या बोला? सप्लाई कब बनेगा? साथ में बोलो, गुड्स की हो सर्विस की हो। अबे हर्ष बोल क्यों नहीं रहा? हाँ, 7(1)(a) की क्या बोला? गुड्स भी हो सर्विस भी हो। कौन कौन सी ट्रांजैक्शन कवर्ड है? सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लीज। देव घर में घुस के मारूंगा, बोल ले जल्दी दोबारा। 7(1)(a) ने क्या बोला? गुड्स हो सर्विस हो दोनों हो, सेल हो, ट्रांसफर हो, बार्टर हो, लीज हो, रेंटल हो, एक्सचेंज हो, कुछ भी हो, अग्रीमेंट हो या पेमेंट सच में हो जाए, कुछ भी हो। क्या जरूरी है? कंसीडरेशन। क्या जरूरी है? बिजनेस। 7(1)(b) ने क्या बोला? इंपोर्ट करो सर्विसेज का। क्या जरूरी है? कंसीडरेशन। क्या बिजनेस जरूरी है? नको, पर्सनल यूज होगा तो भी हो जाएगा। 7(1)(c) ने क्या बोला? शेड्यूल 1 में कुछ एक्टिविटी लिखी है फ्री में करोगे तो भी सप्लाई माना जाएगा, और वही एक्टिविटी शेड्यूल 1 वाली पैसे देके कंसीडरेशन देके कर दी तो क्या होगा? 7(1)(a) के अकॉर्डिंग बन जाएगा सप्लाई। ठीक, हाँ, अब चलते हैं सेक्शन 7 सब सेक्शन 1A के ऊपर। ध्यान से देखो, सेक्शन 7 सब सेक्शन 1A है। ये क्या था? ये सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 क्लॉज A था, और ये सेक्शन 7 सब सेक्शन 1A है। क्लॉज छोटा लिखा होता है, सब सेक्शन बड़ा लिखा होता है, फर्क समझना। अब चलते हैं सेक्शन 7 सब सेक्शन 1A। इसने क्या बोला? इसने बोला, ध्यान से, इसने क्या बोला? सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 जिसके हमने 3 क्लॉज पढ़े, A, B, C, 3 क्लॉज पढ़े ना, उन 3 क्लॉजेस में किसी में भी अगर कोई भी ट्रांजैक्शन सप्लाई बन चुकी है, क्या बोला इसने? सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 के क्लॉज A, क्लॉज B, क्लॉज C के अकॉर्डिंग कोई भी ट्रांजैक्शन अगर सप्लाई बन चुकी है और कंफ्यूजन हो रहा है कि ये सप्लाई गुड्स की है या सर्विस की है। दोबारा सुनो क्या बोला? सेक्शन 7 सबसेक्शन 1A ने क्या बोला? कोई भी ट्रांजैक्शन अगर सेक्शन 7 के क्लॉज A, क्लॉज B, क्लॉज C के अकॉर्डिंग सप्लाई बन चुकी है, वो गुड्स की है या सर्विस की है, ये कंफ्यूजन चल रहा है,
तो भाई साहब शेड्यूल 2 के पास जाओ। किसके पास जाओ? शेड्यूल 2 के पास जाओ और वो आपको बता देगा ये सप्लाई गुड्स की मानी जाएगी या सर्विस की मानी जाएगी। अच्छा, यानी कि 7(1)(a सप्लाई है या नहीं ये नहीं बताता। नहीं, 7(1)(a ये नहीं बताता कि ये सप्लाई है या नहीं है, ये तो खाली क्लासिफिकेशन करके देता है, क्लासिफाई करता है कि जो सप्लाई बन चुका है या तो क्लॉज ए, क्लॉज बी या क्लॉज सी में सप्लाई बन चुका है। अगर कंफ्यूजन हो रहा है कि गुड्स की सप्लाई है या सर्विस की, तो हम कहेंगे शेड्यूल 2 के पास जाओ और क्लासिफिकेशन करा के ले आओ, क्योंकि गुड्स के ऊपर जीएसटी का अलग रेट है, सर्विस के ऊपर जीएसटी का अलग रेट है। समझ आया? हाँ सर। चलो, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 के 3 क्लॉज ए बी सी ये बताते हैं सप्लाई क्या है, क्या सप्लाई नहीं है। जो सप्लाई नहीं है वो बाहर, जो सप्लाई है अब वो आगे जाएगा 7 सबसेक्शन 1A के पास और खुद को क्लासिफाई कराएगा, मैं गुड्स की सप्लाई हूं या सर्विस की सप्लाई हूं। ठीक है, देखो अगर नॉर्मल से पेन की सेल है, लैपटॉप की सेल है तो पता है गुड्स है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं पता है सर्विस है, पर कई बार कंफ्यूजन आता है सर ये गुड्स या सर्विस है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, पढ़ाने के साथ साथ अगर मैं आपको बुक्स भी प्रोवाइड कर रहा हूं, पढ़ा भी रहा हूं बुक्स भी दे रहा हूं, पढ़ा रहा हूं सर्विस, बुक्स दे रहा हूं गुड्स, अब इसे क्या माने? सर्विस माने, गुड्स माने, क्या माने? तो ऐसे कंफ्यूजन के लिए हम जाते हैं 7(1)(a के पास, वो बताता है इसको गुड्स मानो या सर्विस मानो। ठीक है, आगे चलते हैं। 7 सबसेक्शन 2 पे आ गया। 7 सबसेक्शन 2 पता क्या बोलता है? रे 7(1) ने जो भी बोला हो ना बोलने दे। क्या बोला 7 सबसेक्शन 2 ने? रे 7 सबसेक्शन 1 के क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी ने जो भी बोला हो ना बोल लेने दे, मने फर्क ना पड़तो। मैं कहता हूं 7(2) कह रहा है, मैं कहता हूं जिस चीज को मैंने बोला सप्लाई नक्को तो सप्लाई नक्को। 7(2) है नेगेटिव लिस्ट। क्या है? नेगेटिव लिस्ट। यानी 7(2) ने जिस भी गुड्स को या जिस भी सर्विस को बोला कि ये नेगेटिव लिस्ट है, उस पे सप्लाई नहीं मानेंगे। चाहे 7(1) का क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हो सप्लाई है, सप्लाई है। 7(2) ने बोला नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 जो चिल्लाता है चिल्लाने दो। देखिए ना नायक, वो चिल्लाता है चिल्लाने दो, थक जाएगा, थक के हार के बैठ जाएगा। 7 सबसेक्शन 2 ने क्या बोला? वो चिल्लाते हैं चिल्लाने दो। मैंने बोला इस पे सप्लाई नहीं तो सप्लाई नहीं, नेगेटिव लिस्ट है। यानी सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 हमको भेजेगा शेड्यूल 3 के पास। किसके पास? शेड्यूल 3 के पास। और शेड्यूल 3 में जो भी एक्टिविटी या ट्रांजैक्शन लिखी हुई है उनके ऊपर जीएसटी नहीं आता, क्योंकि उनको सप्लाई ही नहीं माना जाता। ये 7 सबसेक्शन 2 ने बोल दिया है। कितना समझ आया? सेकेंड पॉइंट को छोड़ दो, बीबी को बाद में कराऊंगा। आगे सुनो, दोबारा सुनो। सेक्शन 7 के 3 क्लॉज, सॉरी 7 सेक्शन 7 के 3 सबसेक्शन है। पहले 7 सबसेक्शन 1 के पास गए थे, क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी, क्या सप्लाई होता है वो पता लग गया। फिर हम 7 सबसेक्शन 1A कैपिटल ए के पास गए। मैंने बोला भाई साहब आप क्या बताते हो? उन्होंने बोला जो ऊपर से सप्लाई बनवा के आए हो ना, 7 सबसेक्शन 1 के क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी ने जो सप्लाई बना दिया है, हम तो क्लासिफाई करके बताते हैं सर कि ये गुड्स की है या सर्विस की है। इसके लिए शेड्यूल 2 के पास भेजेंगे आपको, उसमें लिस्ट दे रखी है पूरी। फिर मैं गया 7 सबसेक्शन 2 के पास, उसने बोला 7(1) के क्लॉज है, क्लॉज बी, क्लॉज सी ने कुछ भी बोला हो बोलने दो, चिल्लाने दो। जो मैंने बोला सप्लाई नहीं है तो सप्लाई नहीं है। ये समझ आया? हाँ सर, ये पॉइंट समझ आ गया, बढ़िया। अच्छा 7(3) क्या बोलता है सर? 7 सबसेक्शन 3 बोलता है अगर ये वाला सेक्शन, कौन सा वाला? ये वाला 7(1)(a जिसने हमको शेड्यूल 2 के पास भेजा था क्लासिफाई करने के लिए कि गुड्स की है या सर्विस की है, अगर वो किसी भी ट्रांजैक्शन की क्लासिफिकेशन करना भूल गया ना, क्लासिफिकेशन करना भूल गया कि वो गुड्स की है या सर्विस की है, तो हम यहां आके क्लासिफाई कर देंगे 7(3) के अंदर। मतलब शेड्यूल 2 को और बड़ा नहीं करेंगे, अलग से 7(3) में बोल देंगे। जो वहां भूल गए वो यहां बोल देंगे। यानी 7(3) भी खाली क्लासिफिकेशन ही करता है, और इसके अंदर अभी तक तो कोई क्लासिफिकेशन नहीं हुई है। जो भी है शेड्यूल 2 में ही है, बस वो ज्यादा बड़ा ना हो जाए इसी सेक्शन बना के दे दिया ये कि यहां डाल के बता देंगे। ये है आपका सेक्शन सबसेक्शन 7। यही पढ़ेंगे पूरे हमको चैप्टर में। अब तो डीप में जाएंगे, तो ओवरव्यू दे रहा हूं, अभी तो पूरा सब पढ़ना है। गुड्स क्या होता है, सर्विस क्या होती है, इंपोर्ट क्या होता है, कब जीएसटी है कब नहीं है, पूरा वही तो पढ़ना है। अभी तो खाली बता रहा हूं व्हाट इज सप्लाई। ऑथर वाइज करते हैं। सप्लाई क्या होता है? टैक्स, जीएसटी में टैक्सेबल इवेंट क्या है? सप्लाई।
ओके सर। सप्लाई कहां दिया हुआ? सेक्शन नंबर 7 ने। ओके, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 डेफिनेशन शुरू कैसे होती है? सप्लाई मीन्स या इंक्लूड्स? इंक्लूड्स। एमसीक्यू बन चुका है इसके ऊपर भी। सप्लाई मीन्स या इंक्लूड? इंक्लूड। आओ मेरे साथ बोलो, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए क्या बोलता है? सप्लाई कब बनेगा? ये बोलता है जब गुड्स की हो या सर्विस की हो या दोनों की हो। गुड्स की हो या सर्विस की हो या दोनों की हो। क्या हो? सेल हो, एक्सचेंज हो, बार्टर हो, लीज हो, रेंटल हो, डिस्पोजल हो, लाइसेंस हो, राइट ऑफ हो, कुछ भी हो। डिस्पोजल का एक और नाम होता है राइट ऑफ। कुछ भी हो। क्या जरूरी है? कंसिडरेशन जरूरी है। और क्या जरूरी है? बिजनेस जरूरी है। ओके, सब टिक। तो सप्लाई बन गया 7(1) ए के अकॉर्डिंग। 7(1) बी क्या बोलता है? आपने कोई सर्विस इंपोर्ट करी, गुड्स नहीं, उस पर कस्टम लगता है। सर्विस इंपोर्ट करी, बदले में क्या जरूरी है? कंसिडरेशन। क्या यहां भी बिजनेस जरूरी है? नहीं, पर्सनल यूज होगा तो भी सप्लाई माना जाएगा 7(1) बी के अकॉर्डिंग इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज में। 7(1) सी ने क्या बोला? 7(1) सी ने बोला कोई एक शेड्यूल नंबर 1 है, उसमें जो जो एक्टिविटी लिखी हुई है फ्री में करोगे तो भी सप्लाई माना जाएगा 7(1) सी के अंडर। और अगर शेड्यूल 1 में कोई एक्टिविटी लिखी है वो हमने रोकड़ा देके कंसिडरेशन देके कर दी तो उसको सप्लाई मानेंगे 7(1) ए के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब चलते हैं सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 ए के ऊपर। उसने क्या था? क्लासिफिकेशन कि गुड्स की है या सर्विस की है। इसके लिए कहां भेजा था? शेड्यूल नंबर 2 के पास। पर बात बताओ, अगर कोई चीज, कोई भी ट्रांजैक्शन सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 के क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी के अकॉर्डिंग सप्लाई बनी ही नहीं है, ही नहीं सप्लाई, क्या वो भी जाएगी क्लासिफाई कराने खुद को? पागल हो क्या? वो क्लासिफाई कराने क्यों जाएगी? जो सप्लाई बनेगा वही तो जाएगा क्लासिफाई होने के लिए। यानी अगर सेक्शन 7(1) के 3 क्लॉज एबीसी ने किसी चीज को सप्लाई बोला, वही तो 7(1) ए के पास जाएगा पूछने के लिए मैं गुड्स हूं या सर्विस हूं। ठीक है, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 ने क्या बोला कि 7(1) के तीनों क्लॉज जो चिल्लाते चिल्लाने दो, जो चीज सेक्शन 7(2) ने नेगेटिव लिस्ट यानी कि शेड्यूल 3 में लिख दिया है उस पर सप्लाई नहीं माना जाएगा कभी भी। ठीक है, और सेक्शन 7 सबसेक्शन 3 ने क्या बोला कि अगर 7(1) ए का शेड्यूल 2 कुछ क्लासिफाई करना भूल गया तो यहां क्लासिफाई कर देंगे। ठीक है, ये 3 क्लॉज 3 शेड्यूल्स हैं, ये हम पढ़ेंगे डीप में जाके। ठीक है, चलो अब देखते हैं एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, बार्टर का मतलब क्या होता है। एग्जांपल के साथ बताता हूं। देखो, सेल आपको पता है क्या होती है, लाइसेंस देना आपको पता है क्या होता है, रेंट भी आपको पता है, डिस्पोज ऑफ स्क्रैप में बेचना भी आपको पता है। दिक्कत आती है एक्सचेंज में। सुनो, एग्जांपल देता हूं, ये छोड़ दो। मैं एक मोबाइल फोन खरीदने गया था, मैंने बोला कितने का है मोबाइल? उसने बोला सर 1 लाख का है। मैंने कहा ये ले 1 लाख रुपए, मुझे फोन दे दे। मैंने 1 लाख का फोन खरीद लिया, सेल हो गई। जीएसटी कितने पे आएगा? पूरे 1 लाख पे आएगा, सेल हुई है। अब मैं दोबारा शॉपकीपर के पास गया, मैंने बोला शॉपकीपर भाई साहब फोन कितने का? उसने कहा 1 लाख का। मैंने कहा मेरा पुराना फोन एक्सचेंज कर लो ना। उसने मेरा पुराना फोन चेक वेक किया, बोला सर इसके मिलेंगे 30,000 रुपीज। मैंने कहा ठीक है। उसने मुझसे मेरा पुराना फोन ले लिया और नया फोन मुझे दे दिया। अब बताओ, फोन 1 लाख का था, मैंने पुराना फोन एक्सचेंज कराया 30,000 का, तो मैं कितना कैश पे करूंगा? सर 1 लाख का फोन था, 30,000 का आपने पुराना फोन दे दिया उसको, तो 70,000 और पे दोगे उसको आप, 70 और दूंगा ना। मैंने कहा हाँ। जीएसटी कितने पे आएगा? पूरे 1 लाख पे, 30 पे, 70 पे? सर पूरे 1 लाख पे आएगा। 30,000 काइंड में गए, 70,000 कैश में गए, और कंसिडरेशन तो दोनों होती है, पूरे 1 लाख पे आएगा जीएसटी। ये होता है आपका एक्सचेंज। ठीक है सर, बार्टर क्या होता है? बार्टर क्या होता है? मैं अपने बाल कटाने गया था, शॉप की सैलून वाले ने बोला सर बाल काट रहा हूं, सर्विस। दाढ़ी भी ट्रिम कर दूंगा, सर्विस। फेशियल भी कर दूंगा आपका, सर्विस। मैंने कहा अच्छा, तो सर के बदले में सर कह रहा है मेरी आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न भर दोगे? मैंने कहा भर दूंगा। उसने मुझे क्या क्या दी? सर्विस दी, बाल काटे, दाढ़ी ट्रिम करी, फेशियल किया। मैंने क्या किया? उसकी आईटीआर भर दी। ट्रांजैक्शन वहां से भी हुई, ट्रांजैक्शन यहां से भी हुई, सर्विस यहां से भी आई, सर्विस यहां से भी गई। बार्टर, बार्टर हो गया। इस पे भी जीएसटी आएगा। सर वैल्यू तो है ही नहीं, किस वैल्यू पे निकालोगे? जब चैप्टर आएगा वैल्यूएशन तब बताऊंगा किस वैल्यू पे निकालेंगे। अभी तो बता रहा हूं बार्टर को भी सप्लाई माना गया है, क्योंकि डेफिनेशन ने यहां पे बोल दिया है कि बार्टर भी सप्लाई बनेगा। पर किस वैल्यू के ऊपर, वैल्यू कैसे निकालेंगे? जब आएंगे वैल्यूएशन रूल्स तब बताऊंगा वैल्यूएशन चैप्टर में। मैंने कहा ओके सर जी, ठीक है। अब कुछ डेफिनेशन है कि गुड्स के होवे से, सर्विस के होवे से। अब ये बताता हूं मैं आपको, सुनो। गुड्स की डेफिनेशन, क्योंकि देखो डेफिनेशन क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यहां बोला गया है
सप्लाई इंक्लूड्स गुड्स सर्विस और बोथ। तो जानना पड़ेगा व्हाट इज गुड्स। गुड्स का मतलब पता है क्या होता है? गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल, कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी हो गुड्स बोल देंगे। पेन मूवेबल, हाँ गुड बन गया। लैपटॉप मूवेबल, गुड बन गया। माइक मूवेबल, गुड बन गया। एसी मूवेबल, गुड बन गया। फैन मूवेबल, गुड बन गया। ट्यूबलाइट मूवेबल, गुड बन गया। जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी है उसे गुड्स बोलेंगे। अदर देन मतलब किसको गुड्स नको बोलेंगे? मनी को गुड्स नहीं बोलेंगे। मनी मतलब रुपीस, कॉइन्स, डॉलर, पाउंड, इनको गुड्स नहीं बोलेंगे। मनी पे गुड्स नहीं है, मनी गुड्स नहीं होते। मैंने कहा ओके। और किसे गुड्स नहीं बोल रहे? सिक्योरिटी को। सिक्योरिटी मतलब शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड्स। मतलब सर शेयर बेचूंगा, डिवेंचर बेचूंगा, बॉन्ड बेचूंगा तो जीएसटी नहीं आएगा? नहीं आएगा। अरे वाह सर, ये तो बढ़िया गल है। मैंने कहा हाँ। अच्छा, गुड्स का मतलब हर मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी, अदर देन सिक्योरिटीज, ठीक है। बट इंक्लूड्स, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में एक डेफिनेशन होती है गुड्स की, वहां से डिफरेंट है। पता है डिफरेंट कैसे है? जीएसटी में एक्शनेबल क्लेम्स, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास को गुड्स माना गया है, इंक्लूड किया हुआ है। सेल ऑफ गुड्स में बाहर किया हुआ था, यहां पे इंक्लूड है। ये डिफरेंस है, बाहर, यहां कंफ्यूज मत होना। गुड्स में क्या बोला? एवरी मूवेबल प्रॉपर्टी। क्या नहीं है गुड्स? मनी नहीं है और सिक्योरिटीज नहीं है। पर क्या एक्शनेबल क्लेम्स गुड्स है? हाँ। ग्रोइंग क्रॉप गुड्स है? हाँ। ग्रास गुड्स है? हाँ। सर एक्शनेबल क्लेम क्या होता है? डीप में मत जाओ। प्रोमिसरी नोट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज, लॉटरी, गैम्बलिंग, बेटिंग वगैरह को बोला जाता है एक्शनेबल क्लेम्स। इन ट्रांजैक्शन के ऊपर जीएसटी आएगा क्योंकि गुड्स बन चुके हैं, ठीक है। ओके, सो व्हाट इज गुड्स? अगर मैं बोलूं गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। क्या गुड्स नहीं है? मनी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है। क्या गुड्स है? एक्शनेबल क्लेम गुड्स है, ग्रोइंग क्रॉप गुड्स है, ग्रास गुड्स है, ठीक है सर। सर एग्जांपल देके बताओ। मैं बैंक गया, मैंने पैसे डिपॉजिट करे या फिर मैंने पैसे विड्रॉ करे। पैसे डिपॉजिट करे, मैंने बैंक को मनी दिया। पैसे विड्रॉ करे, बैंक से मनी लिया। मनी दे रहा हूं, मनी ले रहा हूं, क्या मनी गुड्स है? नहीं। तो इस ट्रांजैक्शन पे जीएसटी आएगा? नहीं, क्योंकि जो गुड्स ही नहीं है या सर्विस ही नहीं है उस पर जीएसटी आ ही नहीं सकता। ओके सर। अगला, सर मैंने कहीं से लोन लिया या मैंने लोन पे किया। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं। सर मैंने ना 5 लाख का लोन लिया, पैसे लिए, जीएसटी आएगा? बिल्कुल नहीं, मनी ले रहा हूं। सर मैंने 5 लाख रुपए वापस कर दिए लोन के, जीएसटी आएगा? बिल्कुल नहीं, मनी जा रहा है। सर इंटरेस्ट भी तो पे करोगे लोन के ऊपर। इंटरेस्ट पे क्या होगा बाद में बताऊंगा, अभी मैं प्रिंसिपल की बात कर रहा हूं बस। इंटरेस्ट पे क्या होगा बताऊंगा। लोन लिया, लोन वापस किया, नो जीएसटी। मनी आ रहा है, मनी जा रहा है। कन्वर्जन ऑफ करेंसी, मैं बैंक के पास गया, रुपए देख के डॉलर लिया, डॉलर देख के पाउंड लिया, पाउंड लेके रुपीज लिया। अगर कोई कमीशन नहीं कट रहा है ट्रांजैक्शन के ऊपर, जितने रुपए के डॉलर दे रहा उतने रुपए के रुपए मिल रहे हैं मुझे, जितना पाउंड दे रहा उतने रुपीज मिल रहे हैं मुझे, जितने डॉलर दे रहा उतने पाउंड मिल रहे हैं मुझे, तो जीएसटी नहीं आएगा क्योंकि मनी तो जा रहा है। अच्छा, कमीशन पे क्या होगा बता दूंगा। अगला, मैं रुपीज को कॉइन में कन्वर्ट करने गया, मैं शॉपकीपर के पास गया, मैंने बोला भाई साहब 50 के खुले दे दो, छुट्टे दे दो। उसने 50 का नोट लिया, 10-10 के 5 नोट दे दिए, या मैंने 10 रुपए दिए, 2-2 के 5 कॉइन ले लिए। मनी गया, मनी आया, कोई जीएसटी नहीं है। सर तो बढ़िया है। सिक्योरिटी बता चुका हूं, शेयर वेंचर बॉन्ड खरीदोगे जीएसटी नहीं आएगा। मैंने कहा ओके। एक्शनेबल क्लेम में सिर्फ लॉटरी, बेटिंग और गैम्बलिंग को सप्लाई बोलते हैं, बाकी किसी को सप्लाई नहीं बोलते। बाकी डीप में जब पढ़ाऊंगा शेड्यूल 3 नेगेटिव लिस्ट तो बता दूंगा। प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज सबको नेगेटिव लिस्ट में डाला हुआ है। गुड्स हैं 7(1) के अकॉर्डिंग सप्लाई बनना चाहिए था, पर 7 सबसेक्शन 2 ने क्या बोला था, जो शेड्यूल 3 में नेगेटिव लिस्ट में लिखा हुआ है उसको सप्लाई नहीं मानेंगे। तो 7(2) शेड्यूल 3 नेगेटिव लिस्ट ने क्या बोला है, एक्शनेबल क्लेम के बहुत तरह के होते हैं, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह वगैरह। हम सिर्फ लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग को सप्लाई मानेंगे, बाकी को सप्लाई नहीं मानेंगे एक्शनेबल क्लेम्स को, तो उन पे जीएसटी नहीं आएगा, ठीक है। मुझे पता डाउट्स आ रहे हैं, मैं रुक जाओ अभी। अब चलते हैं सर्विस की डेफिनेशन पे। सर्विस ने पता क्या बोला? सर हमने बोला हे सर्विस, तू तो बता तेरा डेफिनेशन क्या है। बहुत प्यारी डेफिनेशन दी, एनीथिंग, कुछ भी अदर देन गुड्स, मनी, सिक्योरिटी। मतलब जो चीज गुड्स नहीं है, मनी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, वो चीज सर्विस है। मैंने कहा ये क्या डेफिनेशन हुई? मतलब जो गुड्स नहीं है,
जो मनी नहीं है, जो सिक्योरिटी नहीं है, वो क्या है? वो सर्विस है। ये तो बहुत बढ़िया है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, गुड्स है नहीं, मनी है नहीं, सिक्योरिटी नहीं, सर्विस है। मैं बढ़िया है तो यार सही है। बट इंक्लूड्स, बहुत ध्यान से, ये इंक्लूड से पूरी गेम चलेगी। इंक्लूड्स एक्टिविटीज रिलेटिंग टू द यूज ऑफ मनी। एक्टिविटीज रिलेटिंग टू द यूज ऑफ मनी, मतलब मनी गुड्स नहीं है, मनी सर्विस नहीं है, मनी को लो दोगे तो ट्रांजैक्शन नहीं है, सप्लाई नहीं माना जाएगा। पर मनी को यूज करने के लिए अगर कोई एक्टिविटी करते हो, मनी को यूज करने के लिए कोई एक्टिविटी करते हो और उस एक्टिविटी को करने के लिए कोई कंसिडरेशन आया, तो उस पे सप्लाई माना जाएगा, क्योंकि उसको सर्विस माना जाएगा। तो समझ नहीं आया, दोबारा सुनो। मनी लिया, मनी दिया, ना गुड्स से ना सर्विस से, मतलब सप्लाई नहीं है। मनी को इधर उधर करने के लिए कोई एक्टिविटी करी और उस एक्टिविटी को करने के लिए कोई कंसिडरेशन आ गया, तो वो सर्विस है, इसलिए वो सप्लाई है। एग्जांपल के लिए, मैं बैंक गया, मैंने पैसे डिपॉजिट करे, मनी, कोई ट्रांजेक्शन चार्ज नहीं, उसके कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं होता, नॉट गुड्स नॉट सर्विस नो सप्लाई। पर जब पैसे डिपॉजिट कर चुका था, बैंक ने मुझे उस पर इंटरेस्ट पे किया, तो बैंक जो इंटरेस्ट पे कर रहा है मुझे, दिस इज एक्टिविटी फॉर ट्रांजैक्शन ऑफ मनी। क्योंकि मैंने मनी दिया, ट्रांजैक्शन करी, इस एक्टिविटी के ऊपर बैंक मुझे इंटरेस्ट पे कर रहा है, ये इंटरेस्ट एक्टिविटी है टू द यूज ऑफ मनी, इसको सर्विस बोला है, इसको सप्लाई माना है। ओके, मैंने लोन लिया, लोन लेने के बाद मैंने इंटरेस्ट पे किया, अगर मैं प्रिंसिपल अमाउंट पे कर रहा हूं वो मनी है, उसको ना गुड्स माना ना सर्विस माना। पर अगर गुड्स, मैं लोन पे इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, उसे एक्टिविटी बोला, और ये एक्टिविटी जो लोन वाली एक्टिविटी है, इसको करने के लिए मुझे इंटरेस्ट यानी कि कंसिडरेशन पे करना पड़ रहा है, इस पे जी, इसे सप्लाई माना गया है। ओके, बाद में बताऊंगा कि बैंक से अगर मैं, बैंक अगर हमको इंटरेस्ट वगैरह देता है, उस पर जीएसटी नहीं आता, नेगेटिव लिस्ट में डाला हुआ है, वो छोड़ दो। पर अभी बता रहा हूं, सप्लाई तो है ना, सप्लाई तो है। अब जीएसटी आएगा नहीं आएगा बात की बात है वो। अच्छा, इसके बाद मैं लोन कराने गया था बैंक के पास, बैंक ने बोला प्रोसेसिंग फीस लगेगी सर। प्रोसेसिंग फीस क्या है? एक्टिविटी है, उस पर कंसिडरेशन चार्ज हो रहा है, वो उस पर जीएसटी आएगा। मतलब सर सिर्फ मनी जा रहा है। मैं रुपये को डॉलर में कन्वर्ट करने गया, अगर जितने रुपीज थे उतना ही डॉलर मिल गया, कोई कमीशन चार्ज नहीं हुआ, तो कोई जीएसटी नहीं आएगा, कि ना वो गुड्स ना सर्विस है। पर अगर इसको करने के लिए बैंक ने या डीलर ने कमीशन चार्ज किया, उस कमीशन के ऊपर जीएसटी आ जाएगा, क्योंकि वो एक्टिविटी हो गई। मैं छुट्टे कराने गया 100 रुपए के, बंदे ने बोला, शॉपकीपर ने, मैं तो 95 रुपीज दूंगा, 5 रुपए कमीशन रख लूंगा, इस 5 पे जीएसटी आ जाएगा। यानी मनी जहां इधर उधर हो रहा है, उस पर जीएसटी नहीं है। मनी का कन्वर्जन करने के लिए, लोन लेने के लिए, कुछ भी मनी को यूज करने के लिए जो एक्टिविटी कर रहे हो, उस एक्टिविटी के ऊपर कंसिडरेशन चार्ज हो गया, उस कंसिडरेशन पे जीएसटी आएगा। एग्जांपल के लिए, सर्विस चार्ज, डॉक्यूमेंटेशन फीस, ब्रोकर चार्जेस। मैं शेयर बेच रहा हूं, डिबेंचर बेच रहा हूं या खरीद रहा हूं, इन पे जीएसटी नहीं है। पर इनको करने के लिए अगर ब्रोकर ने कोई फीस चार्ज करी, ब्रोकर ने कोई कमीशन चार्ज किया, तो उस फीस और कमीशन के ऊपर जीएसटी आएगा। समझ आ रही बातें? शेयर परचेस करना, डिबेंचर परचेस करना, मनी कन्वर्ट करना, लोन देना, लोन लेना, डिपॉजिट करना, इन पे कोई जीएसटी नहीं है, क्योंकि ना मनी ना सिक्योरिटी ना गुड्स है ना सर्विस है। पर इनको करने के लिए अगर कोई फीस लग रही है, कोई कमीशन लग रहा है, कोई ब्रोकरेज लग रही है, तो इसको एक्टिविटी बोला टू द यूज ऑफ मनी। और एक्टिविटी कहां इंक्लूड है? सर्विस की डेफिनेशन में। इस एक्टिविटी के ऊपर जितना कंसिडरेशन होगा, उस पर जीएसटी आएगा। ठीक है, हो सकता है बाद में एग्जेम्पशन दे दी हो नेगेटिव लिस्ट में, वो पढ़ लेंगे, अभी के लिए आएगा। ठीक है, ओके सर, ये डेफिनेशन है। गुड्स क्या होता है, सर्विस क्या होता है, ये आप देखना इसके अंदर। ठीक है, ओके सर। पर्सन क्या होता है, याद है? इनकम टैक्स, पर्सन, इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, एओपी, बीओआई, सॉरी कंपनी, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी, अदर्स, याद है? सब यहां पे है वो पर्सन। इसमें एक इंक्लूड, बहुत सारे इंक्लूड भी हैं, पर एक जो इंपॉर्टेंट इंक्लूड है वो है गवर्नमेंट। सर गवर्नमेंट, हाँ, मैं आपको जीएसटी में आगे पढ़ाऊंगा। गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट भी अगर कोई सर्विस देती है या गुड्स देती है, तो इसके ऊपर भी जीएसटी आता है, क्योंकि गवर्नमेंट भी एक पर्सन है अंडर जीएसटी। इनकम टैक्स में गवर्नमेंट से इनकम टैक्स नहीं लेते थे, यहां अगर गवर्नमेंट ने भी सर्विस या गुड्स दिया होगा, उसको भी सप्लाई मान के जीएसटी आएगा। कैसे आएगा, किस पे आएगा, सब बताऊंगा। पर ये याद रखना, पर्सन की डेफिनेशन अंडर जीएसटी इंक्लूड्स गवर्नमेंट ऑल्सो, बाकी सेम है, इंक्लूड्स गवर्नमेंट ऑल्सो, बाकी मत पढ़ना, काम की नहीं है इतनी खास कोई। ठीक है, हाँ ठीक है। सप्लायर कौन होता है? जो गुड्स या सर्विस देता है, सिंपल डेफिनेशन, कोई दिक्कत ही नहीं है।
रेसिपिएंट कौन होता है, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। पता है क्यों? क्योंकि जो गुड्स या सर्विस ले रहा है, जो गुड्स या सर्विस ले रहा है, हो सकता है कल कोई आगे भी किसी को सप्लाई करेगा, और जब ये आगे सप्लाई करेगा तो जो आज ये रिसीव कर रहा है उसका इनपुट टैक्स का क्रेडिट आईटीसी लेना चाहेगा। याद है फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन कराया था मैंने आपको, आईटीसी लेना चाहता है क्यों? ताकि आगे बर्डन ना जाए, टैक्स के ऊपर टैक्स ना लगे। आईटीसी किसको मिलेगा? रेसिपिएंट को मिलेगा। अगर आईटीसी रेसिपिएंट को मिलेगा तो ये जानना जरूरी है रेसिपिएंट कौन है, और जानते हैं कौन है रेसिपिएंट, तो कि जो रेसिपिएंट है उसको आईटीसी मिलेगा। सर इतना डिफिकल्ट क्यों है जानना, बताता हूं। आर्यमन मुझसे क्लास में पढ़ने आया, आर्यमन ने मुझे फीस दी, मैंने उसको पढ़ा दिया। मैं कौन हो गया? सप्लायर। आर्यमन क्या हो गया? रेसिपिएंट। कोई दिक्कत नहीं है। पर सोचो, मैं पढ़ा रहा था, एक दिन मुझे कंपनी से फोन आया, कंपनी बोला अंगद सर हमारे पास ना 15-20 एम्प्लॉइज हैं, उनको ना जीएसटी की ट्रेनिंग चाहिए, आप दे दोगे? मैंने कहा मैं दे दूंगा। सब मुझसे ट्रेनिंग देने आ गए। मुझे पैसे कौन दे रहा है? कंपनी। ट्रेनिंग किसको दे रहा हूं? एम्प्लॉइज को। पैसे कौन दे रहा है मुझे? कंसिडरेशन कहां से आ रहा है? कंपनी से। ट्रेनिंग किसको दे रहा हूं? एम्प्लॉइज को। रेसिपिएंट कौन है? सप्लायर तो मैं हूं, रेसिपिएंट कौन है? वो एम्प्लॉइज है, वो कंपनी। सर वो कंपनी, क्योंकि मुझे पैसे दे रही है कंपनी, मैं बिल काटूंगा कंपनी के नाम पे, फिर कंपनी कल को जो सर्विस या गुड्स देगी वो मेरी वाली सर्विस को अपना इनपुट मान सकती है, अपना टैक्स कम कर सकती है। इसीलिए बोला गया है जब कंसिडरेशन पेबल है तो जो कंसिडरेशन पे करेगा वो पर्सन माना जाएगा रेसिपिएंट। इस केस में कौन था? कंपनी रेसिपिएंट थी, एम्प्लॉइज नहीं थे, क्योंकि मैंने पैसे किससे लिए हैं? कंपनी से। और कई बार क्या होता है, कंसिडरेशन ही पेबल नहीं होता। शेड्यूल नंबर 1 में बताऊंगा, याद है कुछ एक्टिविटीज विदाउट कंसिडरेशन वाले को भी सप्लाई माना गया है। अभी बताया था ना 7(1)(c) के अंदर शेड्यूल 1 लगता है, कुछ एक्टिविटी लिखी है जो सप्लाई हो माना जाएगा विदाउट कंसिडरेशन भी। उस केस में किसको मानोगे रेसिपिएंट? जब पैसे का लेना देना ही नहीं है तो जिसको भी गुड्स या सर्विस दे रहे हो उसको मान लेंगे रेसिपिएंट। यानी देखो दो पार्ट बनेंगे कंसिडरेशन में। कंसिडरेशन के दो पार्ट्स। अगर कंसिडरेशन पेबल है, पैसे या काइंड में कुछ मिलना है, पैसे या काइंड में कुछ मिलना है, तो जो देगा वो रेसिपिएंट। तुम गुड्स सर्विस किसी को भी दो से मतलब नहीं है, जहां से कंसिडरेशन आ रहा है वो रेसिपिएंट। अगर कंसिडरेशन नहीं आ रहा तो जिसको सर्विस दे रहे हो, गुड्स दे रहे हो, वो रेसिपिएंट। क्लियर? ठीक है, ये भी छोड़ दो, पॉइंट काम करनी है अभी। अब आपको एक डायग्राम दिखाता हूं, आप लोग काम करो, इस डायग्राम को बनाओ, ठीक है? ओके, सबसे पहले तो ये बनाओ बड़ा सा चार्ट। या तो एक चार्ट पेपर खरीद लो, सीरियसली बोल रहा हूं, एक चार्ट पेपर खरीद लो, क्योंकि बहुत वास्ट चैप्टर है। बड़ा चार्ट पेपर लो, ऊपर लिखो सेक्शन 7 सप्लाई, ठीक है? फिर 2 कॉलम बड़े बड़े से, सेक्शन 7(1) सप्लाई इंक्लूड्स, फिर यहां पे 7(2) सप्लाई एक्सक्लूड, मतलब नेगेटिव लिस्ट शेड्यूल 3 वाली। फिर 7(1) के अंदर विद कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन। विद कंसिडरेशन 7(1)(a), 7(1)(b। ए के अंदर सारे फॉर्म्स आ गए, सेल, ट्रांसफर, बार्टर एक्सचेंज वगैरह। मेड हो या अग्री टू मेड हो, कंसिडरेशन जरूरी है, बिजनेस जरूरी है। 7(1)(b कहता है इंपोर्ट ऑफ सर्विस हो, कंसिडरेशन जरूरी हो। और 7(1)(c) क्या बोलता है? विदाउट कंसिडरेशन शेड्यूल 1 के पास जाओ। ये चार्ट अगर बना लोगे ना, ये तो चार्ट पूरा भर जाएगा विद टाइम, आपका पूरा धीरे धीरे भर जाएगा। इस चार्ट को बनाने से ना, जब आपके एग्जाम पास आ रहे होंगे ना, इतना बड़ा चार्ट होगा, दीवार पे लगा देना, एक बार रीडिंग करो, 15 मिनट में पूरा चैप्टर रिवाइज। ये चैप्टर 6-7 क्लास का है, 15 मिनट में रिवाइज हो जाएगा अगर चार्ट बना लोगे तो, ठीक है? ये चार्ट आपको बनाना है अच्छे से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो पॉज करके नोट कर लो, ठीक है? जब वीडियो पॉज करते हो ना, उसका टाइम काउंट नहीं होता क्लासेस में। चाहे वीडियो पॉज करके खाना चले जाओ, सोने चले जाओ, वीडियो पॉज रहेगी, काउंट नहीं होगा व्यू आपका, ठीक है? अच्छा, अब करता हूं गुड्स क्या होता है, सर्विस क्या होता है। इसको भी ना उस बड़े चार्ट में कहीं लिख देना, व्हाट इज गुड्स, व्हाट इज सर्विस। ये देखो, गुड्स हो एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, एक्सक्लूड मनी सिक्योरिटी, इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम्स और गोइंग क्रॉप्स। यहां आप लिख सकते हो एक्शनेबल क्लेम भी कौन से गुड्स माने जाते हैं? सारे माने जाते हैं, पर नेगेटिव लिस्ट की वजह से सिर्फ लॉटरी बेटिंग पे जीएसटी, बाकी पे जीएसटी नहीं है। जब वो पढ़ाऊंगा यहां पे ऐड ऑन कर सकते हो उस चीज को भी। सर्विस इंक्लूड्स एनीथिंग अदर देन गुड्स, अदर देन मनी, अदर देन सिक्योरिटी। बस सर्विस में क्या आता है? सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज फॉर द यूज ऑफ मनी, जैसे कि इंटरेस्ट या कन्वर्जन ऑफ मनी, यानी कि कमीशन या प्रोसेसिंग फीस, ठीक है? ओके सर।
आगे चलते हैं, ये आपको बता चुका हूं। अब चलते हैं व्हाट इज कंसीडरेशन, सेक्शन 2 सबसेक्शन 31, व्हाट इज कंसीडरेशन। देखो कैश में दे रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जितना पे करोगे वो कंसीडरेशन है। यानी कि एनी पेमेंट मेड, या तो मनी हो या अदरवाइज, अदरवाइज मतलब काइंड। सर काइंड का मतलब बताना है एक बार। काइंड मतलब मुझे एक फोन खरीदना था, मैंने बोला पैसे नहीं, मैंने लैपटॉप ले लो, उसने लैपटॉप ले लिया। अब यहां पे क्या माने कंसिडरेशन, लैपटॉप जितने खरीदा उसकी वैल्यू माने, डेप्रिसिएशन माइनस करते हो आए, आज की वैल्यू माने लैपटॉप की, क्या माने कंसिडरेशन, ये सब पढ़ाऊंगा वैल्यूएशन रूल्स के अंदर। अभी इतना बता रहा हूं, कंसिडरेशन कैश में हो काइंड में हो दोनों को मानते हैं कंसिडरेशन, यानी कि मनी और अदरवाइज कुछ भी। अच्छा, इंड्यूसमेंट को भी मानते हैं कंसिडरेशन। सर इंड्यूसमेंट क्या होता है? इसका मतलब होता है लालच, या कह लो इंसेंटिव। एग्जाम्पल देके बताता हूं उसका मतलब क्या है। एक बस वाला 25-30 पैसेंजर को लेके हाईवे पे जा रहा था, उसका एक ढाबे से टाई अप था। टाई अप क्या था? उसने ढाबे वाले को बोला था जितने पैसेंजर आएंगे सबको यहां रोकूंगा खाना खिलाने के लिए, तो उन्हें खाना बेचना, बदले में मुझे खाना फ्री में देना। ढाबे वाले ने बोला ओके नो प्रॉब्लम। तो जो बस वाले को ढाबा वाला फ्री में खाना दे रहा है, वो सच में फ्री में दे रहा है या एक तरह का इंसेंटिव बोनस या लालच दे रहा है कि तू तेरे को खाना फ्री में दूंगा, बदले में हमेशा अपनी गाड़ी यहां पे रोकी हो? सर लालच है, इंसेंटिव है, बोनस है। तो ये ट्रांजैक्शन जो ढाबे वाला फ्री में दे रहा है बस वाले को, इस ट्रांजैक्शन पे भी जीएसटी आना चाहिए, सप्लाई माना जाएगा क्योंकि कंसिडरेशन है। सर कैसे पता लगेगा गवर्नमेंट को? पता नहीं लगेगा अलग बात है, पर पता लग गया तो इस ट्रांजैक्शन पे भी जीएसटी आएगा क्योंकि डेफिनेशन में इंक्लूड कर दिया है इंड्यूसमेंट को। समझ आया? देखो क्या होता है लाइफ में छोड़ दो, मैं आपको बता रहा हूं क्या होना चाहिए। कल को कोई क्लाइंट आ गया, सर नोटिस आ गया जीएसटी डिपार्टमेंट से कि मैं ढाबे वाला हूं, मैं फ्री में खाना खिलाता हूं ड्राइवर्स को, उस पर जीएसटी मांग रहे हैं, पता नहीं कैसे पता लग गया, किसी ने कंप्लेंट कर दी लगता है। तो आप क्या बोलोगे? हाँ भाई बिल्कुल आएगा, कंसिडरेशन में इंक्लूडेड। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, a dhaba on highway offer free meal to the driver of buses who bring passenger to it as inducement to potential customers। अब सुनो, अगर कोई ढाबे वाला हर ड्राइवर को फ्री में खिलाता है, हर ड्राइवर को फ्री में खिलाता है, वो बस यहां पे रोके या ना रोके वो फ्री ही खिलाता है, तो भी सप्लाई मानेंगे? तब क्यों सप्लाई मानेंगे? तब तो फ्री खिला रहे हैं सर, कौन सा लालच दिया, कौन सा बोनस, कौन सा इंसेंटिव? लालच तो तब माना जाता है ना अगर वो जिस तभी खिलाता अगर बस वहां पे रोकता तो। वो तो फ्री में खिला रहा है, पैसेंजर लाए ना लाए तो नहीं आएगा सप्लाई, तो जीएसटी नहीं है। फ्री पे सप्लाई कब माना? जब इंड्यूसमेंट हुआ। समझ आया? यानी अगर ड्राइवर को खाना तब भी खिलाया जाता है कि पैसेंजर लेके आए या ना लेके आए, और फ्री में खिलाया जाता है, तो सब कंसिडरेशन नहीं है, सप्लाई नहीं है। पर अगर इसी कंडीशन पे खिलाया जाता है कि बस रोकेगा यहां पे पैसेंजर खाएंगे तो ही फ्री में खिलाऊंगा, तो सप्लाई माना जाएगा, कंसिडरेशन बन जाएगा। ठीक है, ये आप पढ़ लेना। सेकंड एग्जांपल बता देता हूं। एमएस धोनी को पेप्सी कंपनी ने गोल्डन सोने का बैट दिया कि हमारे ब्रांड एम्बेसडर बन जाओ धोनी जी। धोनी ने कहा ओके। धोनी ने और कोई पैसे नहीं लिए, बस सोने का बैट, गोल्ड का बैट लिया और पेप्सी का ऐड कर दिया। क्या जीएसटी आएगा? बिल्कुल आएगा। ये पैसे देना, कैसे देने की बजाय गोल्ड का बैट देना, एक तरह का इंसेंटिव ही तो हो गया। हाँ सर ठीक है। और अगर पेप्सी ने ऐसे ही गोल्ड का बैट, सोने का बैट फ्री में धोनी को गिफ्ट कर दिया, आप इतना अच्छा खेलते हो आपके लिए गिफ्ट, तो जीएसटी नहीं आएगा, तब लालच छोड़िए, तब तो गिफ्ट है। ओके, अगला मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एन एक्ट और फोरबियरेंस। फोरबियरेंस का मतलब होता है टॉलरेट करना। और जानते हैं क्या है? देवव्रत हमारा महान स्टूडेंट व्हाइट वॉश वाला बन गया। क्या बन गया? व्हाइट वॉश वाला। वो एक घर पे व्हाइट वॉश कर रहा है, टना 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 टना। जहां व्हाइट वॉश कर रहा था ना, उसके जस्ट पीछे वाला घर आर्यमन का था। किसका था? आर्यमन का। अब सिंपल सी बात है, देवव्रत व्हाइट वॉश कर रहा है, कुछ छींटे पेंट के आर्यमन के घर में गिर गए। आर्यमन बाहर आया, ऐसे उठा ले देवव्रत को, उठ, मेरा घर गंदा कर रहा है, व्हाइट वॉश के दागे पड़ रहे हैं यहां पे, उठ, भाग यहां से, भाग यहां से। देवव्रत कह रहा है मालिक गंदा हो रहा है, फ्री में पेंट करके दूंगा, फ्री में पेंट करके दूंगा, पर जब तक गंदा हो रहा है प्लीज सह लो, टॉलरेट कर लो।
देवव्रत ने क्या बोला आर्यमन को, मालिक मुझे यहां सर्विस देने दो व्हाइट वॉश की, जो आपका घर गंदा हो रहा है फ्री में ठीक करके दूंगा मालिक, अभी सह लो, टॉलरेट कर लो। आर्यमन ने बोला ओके, व्हाइट वॉश हो गया पूरा यहां पे। फिर देवव्रत वहां पे गया, फ्री में व्हाइट वॉश कर दिया। पर जब तक देवव्रत वो सर्विस कर रहा था, आर्यमन ने सहा, टॉलरेट किया, फोरबियरेंस किया, और उसके बदले उसको फ्री में वहां पेंट होके मिल गया। क्या इस फ्री वाली सर्विस के ऊपर भी देवव्रत को अपनी पॉकेट से जीएसटी गवर्नमेंट को देना पड़ेगा? हां, क्योंकि सामने वाले बंदे ने टॉलरेट किया, फॉरबियरेंस किया। सर गवर्नमेंट को कैसे पता लगेगा? नहीं पता लगेगा, पता लग गया तो फंस गया देवव्रत, क्योंकि एक्ट में लिख दिया गया है और पता लग सकता है। अगर अच्छा पेंट नहीं किया होगा ना देवव्रत ने, आर्यमन कंप्लेंट कर देगा, मैंने फॉरबियरेंस किया था, मैंने टॉलरेट किया था, इसने आपको जीएसटी नहीं दिया, पकड़ो इसको। ऐसे पता लगता है गवर्नमेंट को। ठीक है, ठीक है। तो कंसिडरेशन मतलब क्या है? कैश में हो या काइंड में हो, इंक्लूड्स इंड्यूसमेंट एंड फॉरबियरेंस। ठीक है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। कंसिडरेशन डज नॉट इंक्लूड्स एनी सब्सिडी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी हो या स्टेट गवर्नमेंट ने दी हो। मतलब कंसिडरेशन में सब्सिडी नहीं आती है। किसकी सब्सिडी? सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की? मतलब सर, मतलब मैं बच्चों को पढ़ा रहा था, मुझे फोन आया केजरीवाल का, सीएम स्टेट गवर्नमेंट, सर हम ना कुछ बच्चे आपके पास भेजेंगे पढ़ाने के लिए, उनको हाफ रेट में पढ़ा देना। मैंने बोला क्यों पढ़ाऊं हाफ रेट में? अरे सर स्टेट गवर्नमेंट दिल्ली की आपको 50% सब्सिडी देगी। मैंने कहा ठीक है। मैंने बोला मेरी फीस है 10,000 रुपीज। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप 5,000 लो बच्चों से, 5,000 गवर्नमेंट आपको देगी। मैंने कहा ठीक है। मुझे कितने मिले? 5,000 बच्चों से, 5,000 गवर्नमेंट से, टोटल 10,000। जीएसटी किस पे जाएगा? सिर्फ 5,000 पे, जो बच्चों से लिए मैंने। क्यों? क्योंकि कंसिडरेशन डज नॉट इंक्लूड्स एनी सब्सिडी जो सेंट्रल गवर्नमेंट से मिली हो या स्टेट गवर्नमेंट से मिली हो। पर यही अगर मैं बच्चों को पढ़ा रहा था 10,000 की फीस पे, कोई एनजीओ वाला आया मेरे पास, बोला सर फ्री में पढ़ा दो बच्चों को। मैंने कहा नहीं पढ़ाऊंगा, चलो आधे रेट पे पढ़ा दो, 5,000 हम दे देंगे। मैंने कहा ओके। अब मुझे सब्सिडी कौन दे रहा है? गवर्नमेंट नहीं, एनजीओ दे रहा है। अब पैसे कैसे आ रहे हैं? 5,000 बच्चों से, 5,000 एनजीओ से, पूरे 10,000 पे, पूरे 10,000 पे जीएसटी जाएगा, क्योंकि सब्सिडी गवर्नमेंट से नहीं आई है, किसी एनजीओ से आई है। ऐसे तो हर कोई एनजीओ खोल के बैठ जाएगा, जीएसटी बचा लेगा, बोला एनजीओ से पैसे आए हैं, सब्सिडी है, जीएसटी नहीं आएगा। गवर्नमेंट को पता था हर कोई एनजीओ खोल के बैठ जाएगा, जीएसटी बचा लेगा। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला? सब्सिडी अगर गवर्नमेंट देगी, चाहे सीजी दे, एसजी दे, तो उस सब्सिडी पे जीएसटी नहीं आएगा। गवर्नमेंट के अलावा कोई भी सब्सिडी दे, उस पर जीएसटी आए। मैंने कहा बढ़िया। एक बात और बताओ, मैं गोवा गया था तो मुझे ना पानी में नहाना था, स्विमिंग कॉस्ट्यूम लाना भूल गया। मैं शॉपकीपर के पास गया, बोला स्विमिंग कॉस्ट्यूम दोगे? कहते खरीद लो। मैंने खरीदनी नहीं है, एक दिन के लिए दे दे रेंट पे दे दे यार। उसने कहा ठीक है 1,000 रुपए दो। मैंने कहा 1,000 रुपए खरीद ना लूं मैं? कह रहा सर 200 रुपए रेंट है, 800 रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट है, जब शाम को वापस आओगे ना तो मैं चेक करूंगा सब सही है, 200 रुपए काट के 800 वापस कर दूंगा आपको। मैंने कहा ठीक है, पकड़ 1,000 रुपए। गया, शाम को आया, उसने 800 वापस कर दिए। तो इस ट्रांजैक्शन में 1,000 रुपए में रेंट कितना है? 200, उस पर जीएसटी आएगा। 800 के सिक्योरिटी डिपॉजिट आना चाहिए जीएसटी? बिल्कुल नहीं आना चाहिए, वो तो वापस मिल गया ना आपको। बिल्कुल। तो अगर डिपॉजिट किया है मैंने, उसको हम सप्लाई नहीं मानते। पर 1,000 रुपए दिए थे, शाम को आया, बोला अरे सर ये तो फट गए यहां से, मैं तो 300 रुपए काटूंगा, सिर्फ 500 लौटाऊंगा वापस। 200 का रेंट था, 300 आपने फाड़ दी, उसको काटूंगा, 500 वापस ले लो। मैंने कहा ठीक है। अब बताओ किस पे आएगा जीएसटी? अब 500 पे जीएसटी आएगा। जो रेंट है उस पे तो आएगा ही आएगा, और अगर कुछ डिपॉजिट एडजस्ट हो गया सप्लाई के साथ, तो एडजस्ट वाले अमाउंट पे भी जीएसटी आएगा। समझ आया? तो क्या एमसीक्यू आए, सिक्योरिटी डिपॉजिट जो कि रिफंडेबल है, जीएसटी आएगा? नको। सिक्योरिटी डिपॉजिट अगर कुछ एडजस्ट हो गया, जितना एडजस्ट हो गया उस पर जीएसटी आएगा। और अगर सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंडेबल है ही नहीं, नॉन रिफंडेबल है, फिर तो जीएसटी आएगा ही। मैंने पैसे रख लिए तो सप्लाई हो गई पूरी, वो तो एक तरह की सेल हो गई, डिपॉजिट नाम से सेल कर रहे हो, यानी नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट में जीएसटी आता है। ये थी आपकी डेफिनेशन कंसीडरेशन की। सुन लो क्या था। कैश में हो, काइंड में हो, इंड्यूसमेंट पे भी आएगा, फॉरबियरेंस पे भी आएगा। कैसे निकालोगे इनकी वैल्यू? पढ़ेंगे वैल्यूएशन रूल्स के अंदर। सब्सिडी गवर्नमेंट ने दी है जीएसटी? नहीं। सब्सिडी एनजीओ ने दी जीएसटी? हाँ।
सिक्योरिटी डिपॉजिट जीएसटी नहीं, रिफंडेबल डिपॉजिट ऑफ कोर्स नहीं आएगा जीएसटी, नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट है जीएसटी आएगा, डिपॉजिट एडजस्ट हो गया तो भी जीएसटी आएगा। इसका भी डायग्राम देख लो, ये डायग्राम बनाने हैं आपको, ठीक है, मजाक मत लेना, बहुत काम आता है एग्जाम टाइम पे। ये लो, ये डेफिनेशन है आपकी कंसीडरेशन की, ठीक है, ये देख लो। ओके, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया आज? सप्लाई क्या है? टैक्सेबल इवेंट है। 7 सबसेक्शन 1 के 3 क्लॉज ए बी सी। सप्लाई इंक्लूड्स, इन्हें क्या बोला? गुड्स हो, सर्विस हो या दोनों हो, सेल हो, बटर हो, लीज हो, एक्सचेंज हो, रेंटल हो, डिस्पोजल हो, कुछ भी हो। क्या जरूरी है? कंसीडरेशन क्या जरूरी है? बिजनेस। 7(1) के अकॉर्डिंग बन जाएगा सप्लाई। 7(1) ने क्या बोला? इंपोर्ट करो किसका? सर्विस का। गुड्स पे जीएसटी नहीं है, कस्टम ड्यूटी लगता है। इंपोर्ट क्या? सर्विस। फॉर अ कंसीडरेशन, बिजनेस हो या ना हो जरूरी नहीं है। 7(1) ने क्या बोला? शेड्यूल 1 में कुछ आइटम लिखे हुए हैं, वो अगर फ्री में करोगे तो भी सप्लाई माना जाएगा, और उन्हीं आइटम को जो शेड्यूल 1 में लेके हैं पैसे देके कर दिया, सप्लाई तो बनेगा, 7(1) ए के अकॉर्डिंग बन जाएगा। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 के अंदर जो भी सप्लाई बन चुका है 7(1)(a) सेक्शन, यानी सेक्शन 7(1)(a) बताता है क्लासिफाई करके गुड्स की है या सर्विस की है। कोई अगर ऊपर सप्लाई बना ही नहीं, वो भी आएगा क्लासिफाई होने? बिल्कुल नहीं आएगा। सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 क्या बोलता है? नेगेटिव लिस्ट। कि सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 जो बोलता है बोलने दो, जो मैं बोलूंगा नेगेटिव लिस्ट में है उस पर सप्लाई नहीं माना जाएगा, इसके लिए भेजूंगा शेड्यूल नंबर 3 के पास, ठीक है। सेक्शन 7 सबसेक्शन 3 क्या बोलता है? अगर शेड्यूल 2 कुछ लिखना भूल गया होगा तो हम नीचे क्लासिफाई कर देंगे। शेड्यूल 1 किसका हुआ? शेड्यूल 1 उन एक्टिविटीज का जो बिना पैसे की भी सप्लाई मानी जाती हैं, 7(1) ने बोला था। शेड्यूल 2 किसका होता है? क्लासिफिकेशन का, गुड्स की है या सर्विस की है। कौन भेजता है शेड्यूल 2 के पास? सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 भेजता है। शेड्यूल 3 क्या होता है? नेगेटिव लिस्ट। ये कौन भेजता है इसके पास? सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 भेजता है। गुड्स क्या होते हैं? एवरी मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट मनी एंड सिक्योरिटीज बट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम्स, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास। सर्विस क्या होता है? एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी, सिक्योरिटी बट इंक्लूड्स एक्टिविटी रिलेटेड टू यूज ऑफ मनी, जिसके लिए सेपरेट कंसीडरेशन चार्ज किया गया है, जैसे कि प्रोसेसिंग फीस, इंटरेस्ट या कुछ। व्हाट इज कंसीडरेशन? एनी पेमेंट मनी में हो या अदरवाइज एनी काइंड में हो, इंक्लूड्स इंड्यूसमेंट, लालच, बोनस, इंसेंटिव, इंक्लूड्स फॉरबिडेंस, टॉलरेट करना। इनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे बताऊंगा वैल्यूएशन रूल्स के अंदर। और डज नॉट इंक्लूड्स सब्सिडी बाय द गवर्नमेंट बट इंक्लूड्स सब्सिडी बाय द एनजीओ एंड डज नॉट इंक्लूड सिक्योरिटी डिपॉजिट। सिक्योरिटी डिपॉजिट अगर रिफंडेबल है जीएसटी नहीं आएगा, नॉन रिफंडेबल जीएसटी आएगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट एडजस्ट हो गया सप्लाई से, जीएसटी आएगा, ठीक है। इतना आप रिवाइज करो, अब मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, टाटा। ये डायग्राम बना लेना पहले कॉपी में, फिर चार्ट में।